पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा है, लेकिन ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी रियासत भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर देती है। ये कहानी है हैदराबाद की, एक ऐसी जगह जहां निज़ाम के बड़े बड़े सपने और रज़ाकारों का खौफ देश के दिल में एक नासूर की तरह बन गया था। तो चलिए आज बात करते हैं उस साहसी कदम की, ऑपरेशन पोलो, जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कहना कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये शब्द उस वक्त की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। मतलब जरा सोचिए, भारत के ठीक बीच में एक आज़ाद और शायद दुश्मन देश बन सकने वाला राज्य, ये एक ऐसा खतरा था जिसे किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो तारीख थी 15 अगस्त 1947। एक तरफ तो पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, पर दूसरी तरफ हैदराबाद की गलियों में एक बिल्कुल अलग ही, एक बहुत ही डरावनी कहानी लिखी जा रही थी। वहां जश्न के दिए नहीं जल रहे थे, बल्कि हिंसा और नफरत की आग भड़क रही थी। और इस पूरी हिंसा के केंद्र में थे रज़ाकार। अब ये रज़ाकार कोई आम सेना नहीं थी, ये कासिम रिजवी के नेतृत्व वाला एक कट्टरपंथी संगठन था, एक प्राइवेट मिलिशिया। और इनका मकसद सिर्फ एक था, हैदराबाद की हिंदू मेजॉरिटी आबादी में इतनी दहशत फैला दो कि वो निज़ाम के शासन के खिलाफ आवाज़ ही ना उठा पाएं। सड़कों पर कत्लेआम, ट्रेनों में लूटपाट, आम लोगों पर जुल्म, ये सब हैदराबाद की रोज़मर्रा की हकीकत बन चुका था। तो अब मामला दो बड़ी ताकतों के बीच फंस गया था। एक तरफ थे हैदराबाद के निज़ाम, जिनका सपना था एक आज़ाद देश बनाने का, और दूसरी तरफ था हमारा नया नया आज़ाद हुआ भारत, जिसे अपनी सुरक्षा और एकता की चिंता सता रही थी। अच्छा, निज़ाम मीर उस्मान अली खान के कॉन्फिडेंस को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उस ज़माने में दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। जी हाँ, सबसे अमीर। टाइम्स मैगज़ीन जैसी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उनकी दौलत के चर्चे छपते थे। लेकिन निज़ाम का आत्मविश्वास सिर्फ उनकी दौलत से नहीं आ रहा था। ज़रा देखिए उनके पास क्या क्या था। उनकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी, अपना प्राइवेट रेलवे नेटवर्क था, और तो और उनकी अपनी करेंसी भी थी, उस्मानिया सिक्का। और आपको पता है, उस वक्त इसकी कीमत ब्रिटिश पाउंड से भी ज्यादा थी। तो जाहिर है, इतनी बेहिसाब दौलत और ताकत ने उन्हें यह यकीन दिला दिया था कि वो भारत से अलग एक आज़ाद देश आराम से बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये मामला सिरदर्द बन गया था। कई बड़े सवाल थे। पहला, जाहिर है, ज्योग्राफी का। क्या देश अपने ठीक बीच में एक आज़ाद और शायद दुश्मन देश का खतरा मोल ले सकता था? बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल था लोकतंत्र का। हैदराबाद की 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू थी और वो भारत में शामिल होना चाहती थी। क्या उनकी इच्छा को अनदेखा किया जा सकता था? और तीसरा, साइज और इम्पोर्टेंस। हैदराबाद इतना बड़ा और अहम था कि उसे यूं ही जाने देना मुमकिन ही नहीं था। अब हुआ ये कि बातचीत के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगे। निज़ाम अपनी जिद पर अड़े रहे और माहौल टकराव का बनने लगा। डिप्लोमेसी की जगह अब हथियारों की होड़ ने ले ली थी। इस टकराव को टालने के लिए एक आखिरी कोशिश हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने बीच बचाव किया और 1 साल का स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ। बात सीधी थी, डिफेंस और विदेश मामले भारत सरकार देखेगी और जो घरेलू मामले हैं उन पर निज़ाम का कंट्रोल रहेगा। ये एक उम्मीद की किरण थी, एक आखिरी मौका कि शायद ये मामला बिना किसी खून खराबी के सुलझ जाए। लेकिन वो उम्मीद ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि निज़ाम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इस समझौते की आड़ में उन्होंने अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से हथियार जमा करने शुरू कर दिए। सिडनी कॉटन नाम का एक हथियार डीलर था, उसकी मदद से पाकिस्तान और यूरोप से हथियार हैदराबाद लाई जा रहे थे। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, निज़ाम शांति नहीं बल्कि जंग की तैयारी कर रहे थे। और देखिए, इस बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में भी सब एकमत नहीं थे। प्रधानमंत्री नेहरू को इंटरनेशनल प्रेशर की चिंता थी। वो चाहते थे कि बातचीत से ही कोई हल निकले। लेकिन दूसरी तरफ थे गृह मंत्री सरदार पटेल, जो निज़ाम की इन हरकतों से तंग आ चुके थे। उनका साफ मानना था कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र रास्ता बचा है। और फिर हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। जून 1948 में माउंटबेटन भारत से चले गए। फिर 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जिन्ना के जाने से निज़ाम का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सपोर्टर ही खत्म हो गया। सरदार पटेल ने इस मौके को तुरंत पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया था कि एक्शन लेने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और फिर जिन्ना की मौत के ठीक 2 दिन बाद 13 सितंबर 1948
सरदार पटेल ने वो कदम उठाया जिसका शायद पूरे देश को इंतजार था। ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया गया। यहाँ सरदार पटेल ने एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैटिक चाल चली। उन्होंने इस सैन्य अभियान को मिलिट्री एक्शन नहीं कहा, बल्कि इसे नाम दिया पुलिस एक्शन। अब ऐसा क्यों किया? ताकि इसे भारत का एक अंदरूनी मामला दिखाया जा सके और यूनाइटेड नेशंस या ब्रिटेन जैसी बाहरी ताकतों को इसमें दखल देने का कोई मौका ही ना मिले। बहुत ही स्मार्ट मूव था ये। और इस पुलिस एक्शन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना के पूरे 36,000 सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। ये नंबर ही बताता है कि ये मिशन कितने बड़े स्केल पे प्लान किया गया था। अब देखिए, एक तरह से मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म था। एक तरफ कौन थे? भारत के 36,000 प्रोफेशनल ट्रेंड सैनिक, और दूसरी तरफ निजाम के करीब 24,000 की फौज और लगभग 2 लाख रजाकार। इनके पास जोश भली रहा हो, लेकिन अनुशासन और ट्रेनिंग की भारी कमी थी। तो नतीजा क्या होना था? भारत की ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के सामने वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए। भारतीय सेना ने चारों तरफ से हैदराबाद में एंट्री की और सिर्फ 5 दिन, जी हां, सिर्फ 5 दिनों के अंदर 17 सितंबर 1948 को निजाम ने सरेंडर कर दिया। हैदराबाद को एक अलग देश बनाने का उनका सपना पूरी तरह टूट चुका था। तो इस कार्रवाई ने हैदराबाद को हमेशा के लिए भारत का एक अटूट हिस्सा बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऑपरेशन पोलो की जो विरासत है वो आज भी जिंदा है, और वो भी कुछ ऐसे तरीकों से जो शायद चौंकाने वाले हों। एक मजेदार बात, इस ऑपरेशन का नाम पोलो ही क्यों रखा गया? ये भी निजाम की शान और शौकत पर एक तरह का तंज था। पता है, उस जमाने में दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड्स यानी 17 अकेले हैदराबाद में थे। तो ये नाम एक तरह से निजाम को उनकी सही जगह दिखाने के लिए ही चुना गया था। हालांकि इस 5 दिन के एक्शन की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। 1300 से ज्यादा रजाकार और 800 से ज्यादा हैदराबादी सैनिक मारे गए। वहीं भारत के 66 वीर सैनिकों ने भी देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी, यानी कुल मिलाकर 2100 से ज्यादा जानें गई। अब सवाल उठता है कि रजाकारों के सरगना कासिम रिजवी का क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 9 साल वो जेल में रहा और फिर 1957 में उसे इस शर्त पे छोड़ा गया कि वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़कर चला जाए, और वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। इसका एक सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन आज की पॉलिटिक्स से भी है, और यही बात इसे आज भी इतना जरूरी बना देती है। देखिए, पाकिस्तान जाने से ठीक पहले कासिम रिजवी ने अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या MIM की कमान अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दी, और यही पार्टी आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नाम से हम सब जानते हैं, जो भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। तो इतिहास का ये सीधा धागा जो आज के वक्त से आकर जुड़ता है, ये इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया और सोचने पर मजबूर करने वाला एंगल देता है।